गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 9 कारक का अध्ययन करेंगे कि कारक क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। हिंदी भाषा में वाक्य बनाते समय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के अतिरिक्त कारक चिन्हों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये ही शब्दों को जोड़कर अर्थपूर्ण बनाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का हिंदी भाषा में प्रमुख स्थान है, किंतु इनके अलावा क्या है, कारक चिन्हों का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कारक चिन्ह क्या करते हैं, शब्दों को जोड़कर अर्थपूर्ण बनाते हैं उनको, और कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। अब हम कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए व पढ़िए। एक चित्र है आपकी पुस्तक में, उसमें रावण और श्री राम का युद्ध हो रहा है। उसके ऊपर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। श्री राम ने युद्ध किया। दूसरा है, उन्होंने लंकापति रावण को मारा। तीसरा पॉइंट है, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। श्री राम के धनुष से बाण छूटा। श्री राम का बाण अग्निबाण था। अग्निबाण रावण के हृदय में जा लगा। हे बालकों, धर्म की सदा विजय होती है। अब बच्चों, उपर्युक्त ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों के साथ ने, को, से, के लिए, से, का, मैं तथा ही जैसे विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जरा सोचो, अगर ये चिन्ह ना लगे होते तो वाक्यों पर क्या प्रभाव पड़ता। इनके ना रहने पर वाक्यों का अर्थ ठीक से समझ नहीं आता। जैसे श्री राम युद्ध किया, अब इस वाक्य का कोई मतलब ही नहीं है कि युद्ध क्या किया, तो श्री राम ने युद्ध किया, तो यहाँ पे ने लगा हुआ है इसमें। ठीक है, श्री राम के धनुष बाण छूटा। वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, अतः वाक्यों का अर्थ ठीक से समझाने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। इन्हीं कारकों की विभक्तियाँ या इन्हीं कारकों को हम क्या कहते हैं, विभक्तियाँ या परसर्ग भी कहते हैं। अब है कारक के भेद। की कारक के कितने भेद हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। पहला है कर्ता कारक, और इसकी विभक्ति होती है ने, विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है ने, और इसका संबंध जो काम करता है उसके बाद के लिए उसके साथ होता है। दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को, और जिस पर काम का प्रभाव पड़े वह इसका प्रयोग होता है। तीसरा है करण कारक, विभक्ति चिन्ह होता है इसका से या के द्वारा, अर्थात जिसके द्वारा काम किया गया हो। फिर है चौथा है संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह को और के लिए, जिसके लिए काम हो। अपादान कारक से होता है यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह, और किसी चीज़ से अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कोई वस्तु अलग होती हो। संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये क्या है, सारे विभक्ति चिन्ह है किसके, संबंध कारक के, जिसका संबंध किसी दूसरे कारक से हो। ठीक है बच्चों, अब आता है 7वां अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है मैं और पर, जो काम करने का आधार या स्थान हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है 8वां संबोधन कारक, हे, अरे, ओ, जिससे संबोधित करके कहा जाए, वहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है।
अब एक याद रखने वाला पॉइंट है, संबोधन को छोड़कर शेष सभी विभक्ति चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। किसको? जो लास्ट वाला है संबोधन कारक, उसको यदि छोड़ दें तो बाकी के जो 7 हैं वो सारे विभक्ति चिन्ह क्या कहलाते हैं? परसर्ग कहलाते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ सबको ही पता है, जो काम करता है, जो काम करने वाला है उसे हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे गांधी जी अपने आचरण का ध्यान रखते थे, मैं कल बनारस जाऊंगा। ठीक है, तो कर्ता कौन हुआ पहले वाक्य में? गांधी जी। और दूसरे वाक्य में कर्ता कौन हुआ? मैं। कर्ता कारक की पहचान ने परसर्ग से होती है। जैसे गांधी जी ने अपने आचरण का ध्यान रखते थे, ठीक है, पर अधिकांश वाक्यों में कर्ता का कोई परसर्ग नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम ये लगाए कर्ता ने लगाएंगे तो इसका जो होगा प्रयोग वो सही नहीं होगा, क्योंकि कर्ता के साथ कोई परसर्ग नहीं लगता है। केवल भूतकाल की क्रिया होने पर ही कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कर्म कारक। वाक्य में जिस क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कविता नृत्य कर रही है, मैंने गृह कार्य किया। कर्म कारक में कभी कभी को परसर्ग जुड़ता है, परंतु प्राय सजीव संज्ञा के साथ, जैसे बच्चों को समझाओ या डॉक्टर को बुलाओ। जैसे बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर व्यक्ति चिन्ह इसका क्या है? को। ठीक है, लेकिन परंतु वो क्या होता है? कभी कभी जुड़ता है। अब आता है करण कारक। करण का अर्थ है साधन। क्रिया करने का साधन या माध्यम करण कारक होता है। करण कारक के साथ से या के द्वारा परसर्ग लगाया जाता है। जैसे मीनू या सीनू बस से गांव आई। वो किससे? जिस साधन के द्वारा उसने कार्य किया, तो वो बस से गांव आई। यह पुल मंत्री जी के द्वारा बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया? मंत्री जी के द्वारा। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाता है या उसे कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में को के लिए परसर्गों का को या के लिए परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ के लिए फल लाओ, तो जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक। तो माँ के लिए फल लाओ के लिए, बच्चों के लिए कुर्सियाँ लाओ, गरीबों को भोजन दो। जिसके लिए काम कर रहे हैं को, गरीबों को भोजन दो, सभी को मिठाइयाँ दे दो। तो यहाँ पे परसर्ग क्या है या विभक्ति चिन्ह क्या है? को या के लिए। अब है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी, तुलना का बोध होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में से परसर्ग लगता है। इसका अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से, परंतु ये होता है जो चीज अलग होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्ण कारक में भी से परसर्ग लगता है, किंतु केवल साधन के लिए होता है। और अपादान कारक के कुछ उदाहरण भी हैं जो अलग होने के लिए होते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा हिमालय से निकल रही है, लेकिन निकल कर उससे अलग हो रही है। मनु तनु से लंबा है, तो दोनों में अंतर है। पेड़ से पत्ते गिरे, मेरा घर विद्यालय के पास है। अब है संबंध कारक। वाक्य में क्रिया से भिन्न दो पदों के बीच संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध कारक कहलाते हैं वो। और इनके परसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री। इस कारक में परसर्ग लिंग के अनुसार बदलते हैं। जैसे आशी के घर पार्टी है, मोनू की बहन चली गई, मेरा भाई IAS ऑफिसर है, साक्षी के मामा आए हैं। तो यहाँ पे संबंध बताया जाता है। अब है अधिकरण कारक।
क्रिया का आधार अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, जो क्रिया का जो आधार होता है वह क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। वाक्य में जो शब्द क्रिया का आधार बता रहे हों, तो जो वाक्य है उसमें जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? क्रिया का आधार बताते हैं। वहाँ क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक में क्या होता है? मैं, पे और पर। जैसे घर में घुटन है, शहर में खबर फैली है। अब है संबोधन कारक। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए हम अरे, ओ, हे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे स्वतंत्र शब्द हैं। कुछ संज्ञाओं के स्वर को खींचकर संबोधन किया जाता है। जैसे अनुष्का, तुम कहाँ हो? भाइयों, मेरी बात सुनो। हे बच्चों, शोर मत करो। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। तो आगे चले वाले जो शब्द हैं जिनको बुलाया या पुकारा जा रहा है, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो बच्चों, ये जो कारक का जो अध्याय था वह समाप्त होता है। और हम चीज़ों को एक बार दोहरा लेते हैं। कारक ही शब्दों को आपस में जोड़कर अर्थपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, कारक ही कैसी चीज़ वो पर शब्द हैं जो कि शब्दों को क्या करते हैं? अर्थपूर्ण बनाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को विभक्ति या परसर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों, ये पाठ समझ में आ गया होगा और मैं आशा करती हूँ कि एक बार आप इस पाठ को और पढ़ोगे। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार और पढ़िएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।